नेक्स्ट टॉपिक, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स। अभी तक हम लोगों ने लास्ट वाले उसमें क्या किया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बेसिस पे क्या किया हमने, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बेसिस पे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल किया। ऑर्बिटल क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस where the probability of finding an electron is maximum। ठीक, और हमने जब ऑर्बिटल किया तो ऑर्बिटल हमने बोला कि 4 तरह के होते हैं, S, P, D एंड F। जो शेप्स होती हैं सारे ऑर्बिटल्स की, चारों ऑर्बिटल्स की, दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा कहाँ पे है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी कर्व्स बनाते हैं। तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स या बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये प्रोबेबिलिटी कर्व्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सो 2 फंक्शंस होते हैं किसी भी ऑर्बिटल में। द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन। ठीक है, श्रोडिंगर ने हमें 2 चीजें दी थी, वन वाज व्हाट, साई, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव बुलाते थे, एंड सेकंड वाज साई स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, सो इन दोनों के बेसिस पे फर्स्ट जो हम डिफाइन करेंगे दैट इज रेडियल वेव फंक्शन। क्या होता है रेडियल वेव फंक्शन, लिखो, द वेरिएशन ऑफ वेव फंक्शन psi, variation of wave function psi as a function of radius, as a function of r, और r क्या होता है, that is the distance of the outermost shell from the nucleus, right? Distance of the outermost shell from the nucleus। अब अगर हम लोग ग्राफ्स प्लॉट करते हैं between the amplitude of the wave function psi and r, it is seen that the probability of finding an electron keeps on decreasing with increase in radius, keeps on decreasing with increase in radius। So this graph we say we plot for 1s। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं हम, वैसे वैसे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रही है, कम हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग। उसी तरह से अगर हम एक वेव फंक्शन का ग्राफ 2s के लिए ड्रॉ करें, सेम psi and r के बीच में, it is seen that again the probability will keep on decreasing, reach the 0 level। ठीक है, उसके बाद वो नेगेटिव भी हो जाती है। The probability of finding an electron can become negative, और फिर उसके बाद वो नेगेटिव ही रहती है, but it tries to approach the 0 line, right? अब ये जो पॉइंट जहां पे probability of finding the electron is 0, इसे हम क्या बुलाते हैं, this is known as node। So node क्या हुआ, the point where the probability of finding an electron is 0। ठीक है, उसी तरह से हम एक 2p का भी बना लेते हैं, 2p psi and r, right? So इसका p में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, probability keeps on increasing for p and then decreases, right? अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये जो पीक यहाँ पे हमें नजर आ रही है, दिस इज द एरिया ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी।
दिस इज द एरिया ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब लेट्स से कि इन तीनों में हमको n और l की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n ओवर हियर? 1। ठीक है, और n की क्या आएगी? 0। गुड। और इधर और n की ओनली 0। s है ना, s के लिए n इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0, राइट। अब यहाँ पे n क्या आ रही है? 2 और l क्या आ रहा है? 1, ओनली 1, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्या कंसिडर कर रहे हैं? 2p, सो इट इज ओनली 1। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे एक और चीज कर रहे हैं, एक और चीज डिफाइन कर रहे हैं, which is known as the node। node क्या है? Where the probability of space where the probability of finding an electron, that is 0। अब s और p के लिए हम number of nodes different formula से calculate करते हैं। जैसे for ns orbitals, for ns orbitals number of nodes present is n minus 1। ठीक है, for ns orbitals number of nodes present is n minus 1, and for np orbitals number of nodes present is n minus 2। ठीक है, अब यहां पे कैलकुलेट करो s है यहाँ पे, तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने आ जाएंगे? 1 minus 1, that is equal to 0। so 1s has how many nodes? 0। इसका मतलब कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पे probability of finding an electron is 0। ठीक है, then we go to 2s। 2s में 2 minus 1 1, so number of nodes यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 1। so there is certain area where the probability of finding an electron is 0। similarly when you go here, तो अब p आ गया n minus 2, 2 minus 2, that is equal to 0। so 2p also does not have any nodes। ठीक है, क्लियर हो गया? ये वाले जो ग्राफ्स थे ये हमें फिर भी एग्जैक्ट पिक्चर्स नहीं देते थे, किसके बारे में? शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो इसलिए और ग्राफ्स ड्रॉ करे गए टू मेक द कैलकुलेशंस मोर एक्यूरेट, और उसके लिए साइज स्क्वायर के साथ ग्राफ प्लॉट करे जाते हैं। ठीक है, सो रेडियल वेव फंक्शन के अलावा हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ्स पढ़ते हैं टू गिव अस exact shape of all the orbitals। so second what we are going to study now is probability density graphs। probability density graphs। probability density हम किससे देते हैं? According to Schrödinger psi square, है ना? So psi square के साथ जब हम लोग probability density के साथ ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं, तो देखो ग्राफ्स किस तरह से हमारे whether they change or they do not change, psi square and r, this is for 1s। 1s के लिए the graph is almost the same, that is the probability of finding an electron keeps on decreasing with increase in radius। okay, 2s graph between probability density and r, yahan pe it was said that probability of finding an electron can never be negative, माइनस में कभी भी नहीं हो सकती है, 0 हो सकती है। तो इसके ग्राफ में there is a slight change, decreases, reaches the 0 level and then increases slightly and then decreases again। ठीक है, सो ये किसके लिए है? 2s, और ये क्या हो गया? where the probability of finding the electron is 0। and 2p also there was not much of a difference when the graph was drawn, so this is psi square and r, और 2p के लिए
there is a peak which is seen. ठीक है, this is for 2p. So there was not much of a difference जब हम comparison करते हैं with radial wave function and probability density graph. सिर्फ थोड़ा सा जो difference था that was for 2s, right? अब जो radial probability या हम लोग दोनों को जब हम mix करते हैं तो हमने पहले क्या किया, radial wave function, दूसरा हमने क्या probability density. तो हम लोग दोनों को mix अगर करें तो it was suggested कि सिर्फ जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो उसमें हमको टोटल वॉल्यूम भी कंसीडर करनी पड़ती है. जैसे हम ये रूम ले रहे हैं, अब इस रूम में अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट करनी है तो हमें टोटल एरिया चाहिए ना, तभी हम बता सकते हैं कि हाँ इतने स्टूडेंट्स जो है वो फिट हो सकते हैं. ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे भी बोला कि प्रोबेबिलिटी को एग्जैक्टली डिफाइन करने के लिए हमें वॉल्यूम जो है उसको स्पेसिफाई करना भी जरूरी है. तो प्रोबेबिलिटी को किस तरह से डिफाइन किया गया, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर इनटू dV, right? Where dV is what? dV is the volume of the region. dV, that is the volume of the region. To find the exact position or exact position of probability, the mentioning of volume was also necessary. Volume क्या होती है of any sphere? 4 by r cube. अब हम बोल रहे हैं कि जो रेडियस है वो थोड़ा सा ही चेंज हो रहा है, तो इसलिए अगर रेडियस हमारा थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो हम वॉल्यूम को ले सकते हैं as 4 pi r square into dr, where dr is a small change in volume या smaller volume, because हम एटम कर रहे हैं और एटम में हम प्रोबेबिलिटी किसी भी एक रीजन में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें स्मॉल रीजन को कैलकुलेट करने के लिए dr लेना जरूरी है. ठीक है, सो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 4 pi r square dr into sin square, है ना. सो हम लोग इसको दोनों को जब इसके साथ जब हम ग्राफ सब ड्रॉ करेंगे, दैट विल गिव अस द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ्स. So we are drawing the graphs now between exact probability and distance r. First one is के लिए there is not going to be much of a change, तो ये आपका क्या आ गया 4 pi square pi r square psi square. ठीक है, और हम r के साथ ड्रॉ कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो हमारा ग्राफ है that comes like this, right? This is for which one? 1s. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ग्राफ में कितना फर्क आ गया. वहां पे हम क्या कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस के साथ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पीक पे पहुंच रही है और फिर उसके बाद वो डिक्रीज हो रही है. ठीक है, 2s के लिए जब हम ड्रॉ करते हैं सेम ग्राफ फॉर 2s, अब यहाँ पे हमारे पास पहले प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, 0 पे पहुंचती है, और फिर उसके बाद सडनली इंक्रीज होके और फिर डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, दिस इज फॉर 2s. राइट, तो ये क्या आ गया, दिस इज द नोड. ठीक, और 2p के लिए there is not going to be a difference. So if you are drawing for 2p, हमने ऑलरेडी बोला कि 2p के पास कोई भी नोड नहीं है, राइट. सो जो ग्राफ आता है that is the same.
P and R. Based on all these graphs, the boundary surface diagrams for orbitals was given और the shapes of orbitals जो थी वो डिसाइड करी गई। जब तीनों ग्राफ्स को हम लोग विजुलाइज करते हैं तो तीनों में S के ग्राफ्स जो है they are specifically one S के जो ग्राफ्स हैं they are coming to be same। तो जब हम सबसे पहला ऑर्बिटल करते हैं S orbital, it is seen that S orbital is नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ? नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो इसको हम एक और चीज भी बोल सकते हैं कि अगर उसके पास नो सेंस ऑफ डायरेक्शन है तो इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ये भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो शेप जो S ऑर्बिटल का है that is going to be sphere, 1s orbital। अब 1s ऑर्बिटल को हम लोग इस साइड इस तरह से डिनोट करते हैं। 2s ऑर्बिटल this is 2s orbital and you can see that बीच में स्पेस है, उसे हम क्या बोलेंगे? नोड, एम्प्टी स्पेस। दैट इज नोन एज रीजन ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी। रीजन ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी। तो जीरो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि the probability of finding an electron over here that is going to be 0। ठीक है, सो अब 3s के पास कितने नोड होने चाहिए? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2 नोड्स होंगे, n-1 हमने किया था, सो 3 - 1 that is equal to 2। सो इस तरह के 2 empty spaces हमको 3s में नजर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आ गए शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स। p orbitals are directional. They are directional in nature and it is said that the p orbitals are of 3 types depending upon the 3 coordinates px, py and pz। तीनों के तीनों जो p ऑर्बिटल्स हैं वो x, y और z कोऑर्डिनेट की तरफ को डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, सो अगर हम px कर रहे हैं, the shape of the orbital is dumbbell। This is the x axis, so this is px। ठीक है, this is the y axis, so this is py, px, py, and this is the z axis, so this is pz, px, py and pz। 2p के पास कितने नोड्स होंगे? 2p के पास 0, n-2 और 3p के पास 1। ठीक है, सो इस तरह से आप नंबर ऑफ नोड्स जो है वो कैलकुलेट करते हो। देन अब यहाँ पे एक और चीज हम लोग डिफाइन करते हैं which is known as what? That is known as the nodal plane, which is known as the nodal plane। तो nodal plane क्या हुआ? लिखो, the 2 lobes of p orbitals
lobes of p orbitals are separated by a plane having zero electron density. जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ठीक है. अब ऑब्वियसली यहां पे अगर आप देख रहे हो तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन शुड बी जीरो, जहां पे दोनों लोब्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो इसको हम लोग यहाँ पे P में डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नोडल प्लेन. तो अगर हम फर्स्ट वाला करें तो नोडल प्लेन क्या आएगा? This is the nodal plane. तो इस nodal plane में probability of finding an electron that is going to be zero. उसी तरह से यहाँ पे भी आएगा. And in a similar manner, so this is the region or the plane around the p orbital where the probability of finding an electron that is going to be zero. जब हम लोग साइजेस देख रहे हैं यहाँ पे, आप S में देखो तो 1s का साइज छोटा है, 2s का साइज उससे बड़ा है, 3s का उससे बड़ा होगा. उसी तरह से यहाँ पे भी 4p का साइज बड़ा, 3p एंड देन 2p. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारे ऑर्बिटल्स आते हैं दे आर d ऑर्बिटल्स. कितने होते हैं d ऑर्बिटल्स? 5. Shapes of d orbitals, right? So when we talking of d orbitals सबसे पहले होता है हमारा dxy. The shape of d orbital is double number. ठीक है. Double. तो फर्स्ट है dxy. Let's draw all the coordinates. ठीक है. जो ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट है दिस इज x, नहीं इसको z लेते हैं, z, y एंड x. dxy का मतलब क्या होगा कि one of the lobes will be between x and y axis. ठीक है. सो एक लोब जो हमारा है, क्योंकि डबल नंबर है, right? So one lobe is between x and y. Clear? और second lobe जो आपका है that is placed over here. Right? फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा dyz. सिमिलरली तीनों कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं. z, y, x. अब dyz का मतलब क्या होगा कि जो एक लोब है that is going to be between y and z. So y और z coordinates ये आ गए. This is one lobe and the second lobe is again placed in a similar manner. ठीक है. Then third is dxz. dxz में एक लोब हमारा y के ऊपर होता है. and this is y. ठीक है. एक लोब
हम लोग डी एक्स जेड बना रहे हैं, तो एक लोब एक्स और जेड के बीच में हो जाएगा और दूसरा वाई, राइट। फिर नेक्स्ट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y z x, this is dx square minus y square. In this case, one lobe is on the x axis and the other one is on the y axis. ठीक है, and last is dz square. This is y, this is z and this is x. ठीक है, इसकी थोड़ी सी स्पेशल शेप होती है dz square की, in which the second lobe is condensed and both the lobes are on the z axis. तो ये जो स्पेशल शेप है इसकी, इसे हम डोनट शेप बनाते हैं. This is known as donut shape. ठीक है, अब ये जो यहाँ पे हमें ये रिंग दिख रही है, this is a ring of high electron density. ठीक है, ring of high electron density. Clear हो गया? So these are the shapes of orbitals. Then we come to the last topic of this chapter, electronic configuration of atoms. याद है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? All right. Last topic of this chapter, electronic configuration. क्या होती है electronic configuration? It is the arrangement of electrons in shells, subshells and orbitals. Shells, subshells and orbitals in order of increasing energies. ठीक है, in order of increasing energies. जो electronic configuration है, that is based on 3 rules. The first one is known as Pauli's exclusion principle. क्या बोलता है ये principle? According to this principle, an orbital can accommodate at the maximum of 2 electrons. कोई भी एक ऑर्बिटल है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और दोनों जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, they should be of opposite spins. ठीक है, एक थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन भी है, वो भी लिखो तुम. According to this principle, no 2 electrons can have all the 4 set of quantum numbers
all the 4 set of quantum numbers with similar values. With similar values. क्या मतलब हुआ इसका? It means जैसे for example हम लोग कर रहे हैं कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि 2s में है, right? What is the value of n for both the electrons? 2. And what is the value of l for both the electrons? 0. What is the value of m for both the electrons? Again 0. Because अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होती है? -l, 0 + l. So m की वैल्यू भी 0 आ गई. अब ये तीनों के तीनों क्वांटम नंबर्स इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम है, पर जब हम स्पिन क्वांटम नंबर में जाते हैं सो एक की वैल्यू +½ होती है बिकॉज़ वन इज रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज और दूसरी की वैल्यू क्या होगी? -½ ठीक है. सो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम शेल और सबशेल और ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इवन देन द स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. ठीक है, क्लियर हो गया? दिस इज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. सेकंड जो है दैट इज ऑफ-बॉ प्रिंसिपल. ऑफ-बॉ प्रिंसिपल क्या बोलता है? ऑफ-बॉ प्रिंसिपल ये बोलता है द एनर्जी लेवल्स या द ऑर्बिटल्स are filled in order of increasing energies. The orbitals are filled in order of increasing energies. ठीक है. So उसके लिए उसने एक सिस्टम बनाया हायर एनर्जी लेवल्स का, जिसमें 1s is placed at the lowest energy level. 1s आ गया, 2s, 2p almost at the same energy level, 3s, ठीक है. हमने पढ़ा था कि f तक ही ऑर्बिटल्स अभी तक डिस्कवर किए गए, उसके आगे के ऑर्बिटल्स डिस्कवर नहीं हुए, तो हम लोग 5 में भी f लेंगे, 6 में भी f लेंगे एंड सो ऑन. ठीक है. सो एक और बना देते हैं 6s, 6p, 6d एंड 6f. राइट. नाउ इन दिस केस हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहले हम 1s को फिल करते हैं व्हिच इज एट द लोएस्ट एनर्जी लेवल. 1s के बाद 2s को, 2s के बाद 2p को और 2p के बाद 3s. राइट. फिर 3s के बाद 3p, 4s